एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज हम 4 न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे जैसे मैंने कल किया था, और इसको मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ आप सबके लिए, जिसमें हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और ईटी की न्यूज का कॉम्बिनेशन लेकर के चलेंगे, जो हमारी यूपीएससी की तैयारी में और साथ ही साथ स्टेट पीसीएस की तैयारी में हमको हेल्प करेगा। पहली न्यूज है Q3 जीडीपी ग्रोथ स्लोज टू 4.4%, पास डेटा अपग्रेडेड। मतलब पुराना जो डेटा है ग्रोथ को लेकर के उसको अपग्रेड किया गया है, रिवाइज भी किया गया है। साथ ही साथ Q3 मतलब क्वार्टाइल 3, ध्यान दीजिएगा। Q3 का मतलब ऐसे क्वार्टाइल 3, चार महीनों का एक क्वार्टर होता है। तो Q3 का जीडीपी ग्रोथ का डेटा है, ये 4.4% दिया जा रहा है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है दो न्यूज़पेपर का, टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू। दोनों में आप देखेंगे सेम न्यूज है, समझने का तरीका अलग अलग है। सो इंडिया जीडीपी ग्रोथ स्लो टू 4.4% इन अक्टूबर दिसंबर 22 के क्वार्टर में। जो क्वार्टर अक्टूबर दिसंबर वाला क्वार्टर था उसका डेटा है ये। एनएसओ ऑल्सो एस्टिमेटेड 22-23 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कितनी आगे गई है, एक्सपेंशन 7% का होगा, कंपेयर्ड विद एन अपवर्डली रिवाइज्ड ग्रोथ ऑफ 9.1% इन 21-22। समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि आईएएस के लिहाज से हम क्या पढ़े इसके अंदर, क्या जीडीपी के नंबर्स को रट लें? नंबर्स बिल्कुल नहीं रटने हैं। जब भी ऐसी कोई न्यूज आती है तो आपको उसके अंदर की न्यूज निकालनी है कि जीडीपी का मतलब क्या होता है, उस टर्म का मतलब क्या है, एनएसओ कौन सा डेटा जारी करता है, जीवीए क्या होता है, टर्म यूज हुआ है इस बार, जीवीए क्या चीज है, दोनों में क्या फर्क होता है। तो इन सब बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करिए, लेकिन नंबर जरूरी होते हैं। नंबर मतलब रटने जरूरी नहीं है, पढ़ के अगर आप उससे कुछ आउटपुट निकाल सकते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है ना। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि एनएसओ विद रिटेन इट्स फुल ईयर ग्रोथ एस्टिमेट फॉर इकोनॉमी एट 7%। मतलब इस साल के लिए जीडीपी का परसेंटेज रखा गया है 7%, और जो रिवाइज किया गया अपवार्डली रिवाइज ग्रोथ 9.1% 21-22। ठीक है, तो नंबर्स रिवाइज होते रहते हैं, पिछले साल भी कुछ नंबर्स रिवाइज हुए थे, उस पर नहीं जाना है। नाउ जीडीपी ग्रोथ जो लास्ट Q3 का निकाला गया है वो रही, स्लो डाउन करी है 4.4% से। ठीक है, एनएसओ ऑल्सो रिवाइज जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन नंबर्स फॉर कोविड हिट ईयर 2021, क्योंकि हम जो भी फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है वो नेक्स्ट ईयर का, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 23 का। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा हुआ, 22 वाला। तो उसी तरीके से जो 22 के नंबर्स होंगे उसमें 20-21 का नंबर देखा गया होगा। तो हमेशा प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर दो अलग अलग साल होते हैं, जिसमें एक डेटा पिछले साल का चलता रहता है और आगे वाले डेटा में उसको प्रिडिक्ट किया जाता रहता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि क्वार्टरली data showed GDP growth down from 6.3% in September quarter after consumption weakened. So ये जो नंबर्स ऐसे आते रहते हैं, आपको ये समझना है कि क्या कारण है इनके स्लो डाउन के, इनके नंबर्स पे नहीं जाना है। ठीक है, नाउ द ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए इन द इकोनॉमी ग्रू 4.6% इन थर्ड क्वार्टर। जीवीए भी देखेंगे क्या होता है। तो ये बात क्लियर है कि 2 साल का डेटा हमेशा कंपेयर में रहता है। एक तो होगा प्रीवियस ईयर, जैसे कि अब हम चल रहे हैं 2023 में, तो डेटा आ रहा है 2022 का। उसी तरीके से जब 22 चल रहा होगा तो 2020-21 का डेटा आ रहा होगा। और स्लो डाउन का जो कारण आ रहा है, इम्पैक्ट हमेशा काफी सालों से जो चल रहा है, वो कोविड की वजह से इम्पैक्ट आ रहा है, जो हमारे देश में नहीं वर्ल्ड इकोनॉमी में भी है। ठीक है, सो इस आर्टिकल में लिखा है इंडियाज इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो टू 4.4% इन द December quarter as manufacturing activities was seen to be sluggish, although the government remained hopeful of meeting the 7% growth estimate for the current financial year। सरकार कह रही है कि इस साल हम 7% का जीडीपी परसेंटेज अचीव कर लेंगे। ऑल्दो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कम है और डिमांड भी कम है, लेकिन फिर भी हम अचीव कर पाएंगे। सेम चीज इकोनॉमिक सर्वे में भी बोली गई थी, और उसी के नंबर्स को कम होने के ऊपर आगे भी कुछ बात हुई है ना। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो अप्रैल जून का जो नंबर है 13.32% ग्रोथ परसेंटेज, जुलाई सितंबर 22 का 6.3 और अक्टूबर दिसंबर का 4.4, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसको मेंशन किया गया है, मतलब ग्रोथ नीचे की तरफ है, मतलब डिमांड भी कम है, और अगर डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। ठीक है, नाउ इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि हमारे जो सीईए हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बी अनंता नागेश्वरन ने इस बात को बोला है कि कोर सेक्टर की जो ग्रोथ है 4 मंथ हाई 7.8% रही है जनवरी में। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स एक्सपेंडेड फॉर एट अ 4 मंथ हाई 7.8%। वो कोर सेक्टर क्या है, कोल है, क्रूड है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी पीडीटीएस है, फर्टिलाइजर्स है, स्टील है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे नाम हमको पता होने चाहिए, प्री में पूछे भी गए हैं। कोर सेक्टर की जब भी बात होती है तुमको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि किस कोर सेक्टर की बात हो रही है। उसके साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का एक इंडेक्स होता है, वो भी वुड हैव बियरिंग ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा फॉर द मंथ, वो भी
कुछ बेटर रहा है। नाउ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन on Tuesday said the government and the RBI should be prepared to use fiscal and monetary policy tool in the wake of forecast of El Nino। उन्होंने कहा कि ये सब चलता रहेगा, लेकिन आप El Nino की तैयारी करिए। इस साल को El Nino का साल माना जा रहा है। इस वजह से जो चिंताएं हैं आरबीआई के लिए क्या बड़ी चिंता है, इन्फ्लेशन का जो नंबर आ सकता है उसके तैयारी करने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि इस साल के लिए 2023 में हम 7% का जीडीपी ग्रोथ अचीव कर लेंगे, पर फिलहाल के लिए हमको El Nino की तैयारी करनी है। इसके साथ ही साथ इकरा की जो हेड नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव है अदिति नायर। इकरा क्या है, इकरा एक रेटिंग एजेंसी है। इनकी जो रिप्रेजेंटेटिव अदिति नायर ने इस बात को कहा कि एनएसओ हैड परसिस्टेड द 7% ग्रोथ होप्स फॉर दिस ईयर एज प्रोजेक्टेड इन अर्ली जनवरी। मतलब एनएसओ ही जीडीपी के नंबर्स को पब्लिश करता है और उन्हें 7% के ग्रोथ को फॉलो कर रहे हैं, परसिस्ट कर रहे हैं। कुछ चेंजेस भी हुए हैं, कुछ रिविजन्स भी हुए हैं, जिनमें वो कह रही हैं कि फॉलोइंग द डेटा रिविजन फॉर द पास्ट 2 years द क्यूमुलेटेड एवरेज रियल जीडीपी ग्रोथ ओवर द पीरियड 2022-23 इज 3.2%। ठीक है, तो मतलब रिविजन पे नहीं जाते हैं हम, किसी को क्रिटिसाइज की रिविजन हुआ या नहीं हुआ अपना मुद्दा नहीं है। अपना मुद्दा ये है कि कोविड आने के बाद से डिमांड स्लगिश रही, ग्लोबल इकोनॉमी में भी स्लगिशनेस है, कुछ देशों में स्लो डाउन भी है, हम देख रहे हैं श्रीलंका, पाकिस्तान और हम नेपाल के देशों में भी, साथ ही साथ कहीं कुछ डेवलप देशों में भी ऐसी समस्या चल रही है। तो उस लिहाज से जो श्रिंकेज है वो हमको दिखाई पड़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग जीवीए कॉन्ट्रैक्शंस फॉर Q2 हैव बीन अपग्रेड बाय एनएसओ। नाउ जीवीए क्या होता है उसको देख लेते हैं फटाफट से। एक स्क्रीनशॉट है ये इंडियन एक्सप्रेस का, जिसमें इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। आप इनकी वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। इस आर्टिकल में लिखा गया है, नंबर सजेस्ट दैट व्हाइल इंडियाज इकोनॉमी ग्रो फास्टर, मतलब इकोनॉमी तो फास्ट ग्रो कर रही है इन द पास्ट 3 years देन प्रीवियसली रिपोर्टेड, इट इज रैपिडली लूजिंग इट्स ग्रोथ मोमेंटम। लेकिन ग्रोथ का जो मोमेंटम है वो लूज कर रहे हैं। वो कैसे लूज कर रहे हैं, इसके 2 फैक्टर बता रहे हैं, जीडीपी और जीवीए। इसी का यूज हुआ भी है एमओएसपीआई की रिपोर्ट में, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का जो डेटा रिलीज हुआ ट्यूसडे को, उसमें उन्होंने जीडीपी के ग्रोथ के नंबर्स को बताया और जीवीए को बताया। तो जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या करता है, जीडीपी डज दिस बाय एडिंग अप हु स्पेंड हाउ मच। जीडीपी क्या करता है, कौन कितना खर्च करता है उसको क्लब करके एक नंबर हमको देता है, दैट इज जीडीपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बताता है, कि कौन कितना क्या खर्च कर रहा है। और जीवीए भी यही काम करता है, कौन कितना क्या खर्च कर रहा है, बट वो सप्लाई साइड को कवर करता है। अगर प्री में सवाल ये बने कि जीडीपी और जीवीए में क्या फर्क है, तो कोई खासा फर्क नहीं है, दोनों ही कंजम्पशन को दिखाते हैं। लेकिन कंजम्पशन किस चीज का, सप्लाई साइड का दिखाता है जीवीए, और कंजम्पशन दिखाता है कंज्यूमर साइड का, वो दिखाता है जीडीपी। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। डेफिनेशंस आपके पास जरूर होंगी जीडीपी जीवीए की, मिल जाएंगी आपको, पर इस आर्टिकल के हिसाब से समझना जरूरी है कि जीडीपी और जीवीए में मेजर डिफरेंस ये है कि जीडीपी आपको पूरी कंट्री के कंजम्पशन को सब दिखाता है कि कौन कितना कंज्यूम कर रहा है, और जीवीए सप्लाई साइड को दिखाता है। ठीक है, अच्छा, इस टेबल में अगर आप देखें कि Q3 ड्राइवर्स और जीडीपी ग्रोथ में जो दिखाई जाए नंबर, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है, एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स गवर्नमेंट प्राइवेट फर्म्स का है, जीएफसीएफ इसको बोलते हैं, 8.3% का एक्सपेंडिचर है। उसके बाद पीपल्स पर्सन कंजम्पशन सबसे उसके बाद आता है 2.1% से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी हटा देंगे, इसको नहीं लेते हैं। अगर आप देखें सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, सरकार कर रही है, उसके बाद जनता एक्सपेंडिचर कर रही है अपने डेली कंजम्पशन के ऊपर। अच्छा, इसको नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्यों उठाया, क्योंकि ये बदलता रहता है, और ये बदलने की वजह से जो हमारा डेफिसिट है, जिसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, उसके नंबर्स भी बदलते रहते हैं। क्योंकि अगर आप ज्यादा इंपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट कम करोगे, तो फिस्कल डेफिसिट पे फर्क पड़ता है। तो इसको फिलहाल के लिए काउंट नहीं किया। देखिए ना, इसमें स्टार भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव इम्पैक्ट सिंस इंपोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट, मतलब हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, इसलिए जीडीपी ड्राइवर्स में मेन जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किसका है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का और साथ ही साथ जनता के एक्सपेंडिचर का। ना जीवीए में क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग तो माइनस में चल रही है, डेटा भी कहता है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा उलट फेर है वो नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में है, कंस्ट्रक्शन में है, साथ ही साथ गैस वाटर यूटिलिटीज में है। ये सप्लाई साइड की बात हो रही है, सप्लाई करी जा रही है इस लेवल पे। और एग्रीकल्चर में सप्लाई 3.7 और माइनिंग एंड क्वायरिंग में 3.7 का सप्लाई है। हाउएवर टोटल जीवीए का मतलब स्टार लगा हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इंक्लूड्स एजुकेशन, हेल्थ, रिक्रिएशन एंड अदर पर्सनल सर्विसेज। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि
क्योंकि ग्रोथ तो हो रही है, ग्रोथ दिख रही है, लेकिन मोमेंटम जो एक होना चाहिए, एक अमेजिंग मोमेंटम जिससे दिखाई पड़े कि 7% की ग्रोथ नंबर्स अचीव हो सकते हैं, वो थोड़ा मुश्किल लगता है इस डेटा के हिसाब से। बट लेट्स सी, हमारे एक्सपर्ट जो देश के एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं तो उनके ऊपर रिलाई करना चाहिए। और बीइंग अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट हमारा काम है जो सरकार बोलती है उसको सुनना और उसको दिमाग में रखना। नाउ जीडीपी ग्रोथ नंबर्स में रियल जीडीपी और ग्रोथ रेट के नंबर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। इस आर्टिकल को आप जरूर पढ़ें इंडियन एक्सप्रेस पे जाकर के और उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स का कई कई मेजर पार्ट्स हैं जिसमें डिस्कस किए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये आर्टिकल या इस तरह के आर्टिकल को और डिटेल में एक्सप्लेन करूं जिससे मेरी एक्सपर्टीज है, तो आप मुझे कॉमेंट करिएगा, मैं आपको उसका स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक सर्वे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आए हैं उस पर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी, ये वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट है कि सीईए ने इस बात को भी बोला कि नो नीड फॉर एग्जैजरेटेड कंसर्न ओवर एक्सटर्नल अकाउंट, मतलब हमारा जो फिजिकल डेफिसिट के नंबर्स बढ़ रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम उसको ठीक कर लेंगे। 68% का नंबर आया रिवाइज एस्टिमेट में कि हमारा फिजिकल डेफिसिट इतना बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा नंबर कितना बढ़ा, इन एब्सोल्यूट टर्म्स द फिजिकल डेफिसिट हिट 11.90 लाख करोड़, जिसका जो 68% पे है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि डेफिसिट जब बढ़ेगा किसी, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो या फिजिकल डेफिसिट हो, फर्क हम समझ चुके हैं पहले कई बार, तो जब भी डेफिसिट बढ़ेगा तो चिंता का विषय है। Expert says government will be able to meet the revised fiscal deficit target 6.4% of GDP फाइनेंशियल ईयर में हम इसको मीट कर लेंगे 6.4% को। इकरा चीफ इकोनॉमिस्ट आदित्य नायर की बात अभी कर रहे थे, उन्होंने कहा while there may be modest deviations from the revised estimates for direct tax, disinvestment receipts and certain categories expenditure, मतलब ठीक है हमने जो अपना केपेक्स को बढ़ा लिया है 29% से, केपेक्स का मतलब होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है इसको एनएसओ परसिस्ट भी कर रहा है, शायद हम उसको मीट कर लें, पर नंबर्स ही हमारे सामने हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद जैसे कि हमारे सीईए ने कहा कि हमको आरबीआई को अल नीनो की तैयारी करनी चाहिए, उसी के लिए न्यूज है कि इंडिया फील्स द हीट हॉटेस्ट फेब्रुअरी रिकॉर्डेड सिंस 1901। अगर आप 2009, 17, 6, 16, 23 ये सारे के सारे अल नीनो ईयर्स हैं, अगर आप देखें तो नंबर बढ़ रहे हैं। आप यहाँ देखिए 29.5 जो है टेम्परेचर रहा, और सबसे ज्यादा गर्म फरवरी का जो महीना होता है, बसंत का समय होता है, अच्छा मौसम होना चाहिए, टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ना चाहिए पर बढ़ा है, तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि अल नीनो की घटना के बाद ड्रॉट और उसके बाद बारिश की कमी और कई सारी चीजों से इफेक्ट होता है हमारा देश, उसमें से आरबीआई की चिंता ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। नाउ इसके साथ ही साथ कुछ कंडीशंस जो है वो दिखा रहे हैं स्क्रीनशॉट में, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है जहां पे देख रहे हैं कि एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, और साथ ही साथ जो इसमें जो कुछ साल है ऑल इंडिया टेम्परेचर के नंबर्स दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। दिल्ली रिकॉर्डेड वार्मेस्ट फेब्रुअरी इन 17 इयर्स इन टर्म्स ऑफ बोथ मीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स। क्लियर है, तो अल नीनो की जो घटना है ध्यान दीजिएगा, अभी तक के लास्ट के 3 साल जो रहे हैं वो ला नीना था, और इस बार एक्सपर्ट कर रहे हैं कि अल नीनो को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये ज्योग्राफी में जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ पहले भी, इसको आज नहीं करूंगी। नेक्स्ट, आईआरडीए आस्क्ड इंश्योरेंस टू डिजाइन कवर्स फॉर मेंटल इलनेस और एचआईवी के नंबर्स को भी, की डिजीज को भी लिस्ट में ऐड करने के लिए आईआरडीएआई ने बोला है। तो आईआरडीएआई तो हमको पता ही है क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब हमारे देश में जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, उसको गवर्न करती है संस्था, और उन्होंने मेंटल इलनेस सेक्शन 21(4) के तहत हेल्थ केयर एक्ट में इसको ऐड करने की बात की है, साथ ही साथ एचआईवी को कवर करने की बात बोली है। Regulator IRDAI aims to provide 1-year health covers which are renewable according to existing guidelines to all citizens. General insurers have to put in place a board approved policy to cover persons PWD, those afflicted with HIV/AIDS for a mental illness. ध्यान दीजिएगा कि PWD या फिर जो दिव्यांग लोगों के लिए भी कुछ पॉलिसी इश्यूज हैं इंश्योरेंस में, उनके लिए अगर वो जन्म से दिव्यांग है तो उनके लिए उनको कवर शायद नहीं मिलता है, ऐसा एक केस भी लड़ा गया है पहले। सो उस केस में मेरे को इस इलनेस के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा पहले भी डिस्कस हो चुका है कि किसी की दिव्यांगता को लेकर के इंश्योरेंस को डिजाइन करना चाहिए, उनके लिए भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तो अब फिलहाल मेंटल इलनेस को भी आईआरडीए और एचआईवी को ऐड करने की बात बोली है, तो एक बड़ा स्टेप है। अगर ऐसा होता है तो काफी ऐसे परेशान लोग हैं जो इन बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनको भी फायदा मिलेगा। सो इसके ऊपर कोई अगर बड़ा आर्टिकल आता है फर्दर तो उसको हम ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ मेंस के पर्पज से आप उसको ऐड जरूर करिएगा कि ये
इसका स्कोप कितना है और क्या ये पूछा जा सकता है, मेरे हिसाब से जरूरी है, इसको ऐड करना चाहिए। नाउ गवर्नर सीएम्स मस्ट हैव अ मैच्योर डायलॉग सेज सुप्रीम कोर्ट। अभी जो 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 पंजाब में जो झगड़ा चल रहा है गवर्नर सीएम्स को लेकर के, आपस में जो बातचीत चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है, जो जो बातों की बातचीत है, उस केस में उन्होंने बोला है कि पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान एंड गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित लेड टू एन इम्पास ओवर कन्वीनिंग द बजट सेशन ऑफ द असेंबली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस को कम करते हुए, डेमोक्रेटिक पॉलिटी को ध्यान में रखते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, हमें सेंस ऑफ सोबरिटी एंड मेच्योरिटी विदाउट अलाउिंग द डिस्कोर्स टू डीजेनरेट इनटू अ रेस टू द बॉटम। ये जो गवर्नर और सीएम की लड़ाई है तो दिल्ली में चल रही है, पंजाब में चल रही है, केरला में चल रही है, पूरे देश में अगर आप देखें मैक्सिमम स्टेट्स में ये झगड़ा है। ये झगड़ा एक्चुअली होना नहीं चाहिए। तो हमारे संविधान में क्लियर कट बताया गया है कि गवर्नर जो है सुप्रीम कोर्ट की चीफ मिनिस्टर की एडवाइजरी में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइजरी में, स्टेट और सेंटर दोनों लेवल पे, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो गवर्नर हो, उन्हीं की सलाह पे काम करेगा। ये बहुत क्लियर है। लेकिन फिर भी आपस में बातचीत में जो झड़प चलती रहती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला है कि हमें सोबरिटी को मेंटेन करते हुए, मेच्योरिटी को मेंटेन करते हुए चीजों को आगे लेके जाना चाहिए। उसके साथ ही साथ द बेंच नोटेड दैट पॉलिटिकल डिफरेंसेस बिटवीन अ गवर्नर एंड अ चीफ मिनिस्टर शुड नॉट बी डीजेनरेट इनटू अ स्लग फेस्ट वेयर द स्टेट रन्स आउट टू बी अ अल्टीमेट लूजर। तो हमें स्टेट का नुकसान ना हो, कोई इस तरह की बड़ी घटना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात को अभी आप इसको अपने पॉलिटी के लेवल पे आप इसको मेंस के पर्पज से लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि सीएम और गवर्नर की जो लड़ाइयां चल रही हैं, इसके लिहाज से GS2 में एक सवाल बनेगा ही बनेगा। आप देखिए जो जो कि गवर्नर का दायरा क्या है, सीएम का दायरा क्या है, उसके लिए मेंस के पर्पज से सवाल इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही प्री में भी जो राइट्स हैं, पावर्स हैं, वो पूछी जा सकती हैं इस साल। नाउ चाइना सेंडिंग FM टू इंडिया फॉर G20 मीटिंग, फर्स्ट हाई प्रोफाइल विजिट इन इंडिया। मतलब चाइना की तरफ से जो फाइनेंशियल मिनिस्टर्स की मीट होने वाली, फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीट है, उसको लेकर उसमें चाइना के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और साथ ही साथ इसमें G20 की मीटिंग में जापान का रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ पाया, कुछ उनकी इश्यूज हैं। एक आर्टिकल और भी आया है ET में। तो चाइना ऑन ट्यूसडे अनाउंस अ विजिट फॉर इट्स फॉरेन मिनिस्टर किंग गैंग टू इंडिया फॉर दिस वीक G20 मीटिंग, द फर्स्ट सच हाई लेवल विजिट फ्रॉम द कंट्री इन ऑलमोस्ट 1 ईयर। मतलब एक साल में पहले से हाई लेवल की मीटिंग होगी ना। उनका जो इन्विटेशन है उसको एट द इन्विटेशन किसने दिया था? मिस्टर एस जयशंकर ने will attend the G20 foreign minister meeting in New Delhi in March 2nd। ठीक है, तो देखते हैं आगे इसमें क्या होगा, क्या डिस्कशन होता है, क्योंकि अभी की सिचुएशन जो चल रही है वो काफी ड्रामेटिक लगती है। नाउ लेजिस्लेटर फेसिंग डिस्क्वालिफिकेशन कांट अटेंड फ्लोर टेस्ट। ये जो सवाल है प्री के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ मेंस के लिए भी है। इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई दल बदल कानून के तहत या एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर डिस्क्वालीफाई होता है तो उसको फ्लोर टेस्ट में उस कैंडिडेट को अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही नियमों की अवहेलना है। या तो आप डिस्क्वालीफाई ना करिए, अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया है तो उस केस में फ्लोर टेस्ट में उसको नहीं आना चाहिए। अलाउिंग एन MP और एन MLA who is facing disqualification under the anti-defection law to participate in floor test caused by his own doings will defeat the very purpose of the 10th schedule। दल बदल में ये बात को रखा गया था कि अगर वो अपने ही कृत्यों से, कोई भी सदस्य MA हो MLA हो, अगर वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, दल बदल कानून के तहत डिस्क्वालीफाई होता है तो और फिर आप उसको फ्लोर टेस्ट में इन्वॉल्व करते हो तो फिर उसको उस कानून का मतलब खत्म हो जाता है। ये हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा। परमिटिंग अ लेजिस्लेटर whose actions cause a split in the party and who is liable to be disqualified for defection to attend a trust vote would amount to legitimizing a constitutional sin। ठीक है, तो ये पाप की तरह है। नाउ उसको और एक्सप्लेन किया और बाद में लिखते हैं कि इन्होंने नोट किया इस बात को, if the antecedent reasons for a floor test is based on the violation of the prescriptions in the 10th schedule, then holding the floor test will defeat the very basis and purpose of 10th schedule। ठीक है, क्लियर है इस बात को कि जो ये सवाल चल रहा था महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेकर के, जो वहां डिस्कशन चल रहा था डिस्क्वालिफिकेशन का, तो क्लियर बात है कि जब आप किसी को डिस्क्वालीफाई कर रहे हो फिर उसको फ्लोर टेस्ट में लेने का क्या मतलब है? इसका मतलब आप दल बदल का कानून का जो टारगेट था, जो एम था, उसको तोड़ रहे हो। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या, समझ लेते हैं। ये 92वां अमेंडमेंट था, 1985 में किया गया और इंसर्ट किया गया था 10th स्केड्यूल के नाम से, जिसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून। ठीक है, इसके ग्राउंड्स, इसके क्वालिफिकेशन के कुछ ग्राउंड्स हैं सभी स्टेट असेंबली के लिए भी और पार्लियामेंट के लिए भी। डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है इफ अ मेंबर ऑफ अ हाउस बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरली गिव अप द मेंबरशिप। मतलब अगर कोई भी मेंबर है वो अपनी मेंबरशिप को छोड़ दे वोट्स
वोट्स और डज नॉट वोट इन लेजिस्लेचर, वोट ना करे या फिर जो डायरेक्शन दी गई है उसके अगेंस्ट वोट करे। इफ एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइंस अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन, और किसी पार्टी को वो ज्वाइन करता है आफ्टर इलेक्शन के बाद तो डिस्क्वालीफाई होगा, मतलब ये लिस्टिंग है। और इफ अ नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस अ पार्टी 6 months आफ्टर ही बिकम्स अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, जैसे ही वो लेजिस्लेचर का मेंबर बनता है फिर कोई पार्टी ज्वाइन करता है, मतलब वो खुद छोड़ दे और डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट करे, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे इलेक्शन होने के बाद, या लेजिस्लेचर का मेंबर बनने के बाद फिर कोई पार्टी अगर वो ज्वाइन करता है। एक्सेप्शन कहाँ आते हैं? अ पर्सन शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड इफ हिज ओरिजिनल पार्टी मर्ज करती है तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ही एंड अदर मेंबर ऑफ द ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी बिकम मेंबर ऑफ द न्यू पॉलिटिकल पार्टी, ऑफ कोर्स जब मर्ज कर जाएगी नई पार्टी बनती है तो उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। ही एंड अदर मेंबर्स डू नॉट एक्सेप्ट द मर्जर एंड ऑप्ट टू फंक्शन एज ए सेपरेट ग्रुप, और वो किसी भी मर्जर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अलग पार्टी बना लेते हैं। दिस एक्सेप्शन शैल ऑपरेट ओनली वन नॉट लेस देन 2/3, और एक्सेप्शन तभी काम करेगा जब 2/3 मेंबर्स ऑफ द पार्टी इन द हाउस हैव अग्रीड टू द मर्जर, और ये मर्जर भी तभी एक्सेप्ट होगा जब 2/3 लोग मेंबर्स इस बात को अप्रूव करेंगे। ठीक है, ये था एंटी डिफेक्शन लॉ, डिस्क्वालिफिकेशन और एक्सेप्शन। नाउ नेक्स्ट न्यूज है इंडिया ऑस्ट्रेलिया टू साइन अग्रीमेंट ऑफ म्यूचुअल रिकॉग्निशन। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में आने वाले हैं उसके पहले वहां के जो एजुकेशन मिनिस्टर वो आए हैं, उन्होंने कहा है कि गुजरात गिफ्ट सिटी में हम इंडिपेंडेंट फॉरेन कैंपस को बनाएंगे, और ये बहुत बड़ा स्टेप है। गिफ्ट सिटी के बारे में और काफी बार चर्चा हो चुकी है, डिस्कशन भी हो चुका है, तो उसमें इस तरह का बड़ा कोई यूनिवर्सिटी, और वैसे भी जो हमारी एनईपी एजुकेशन पॉलिसी में इस बात को जो अभी फिलहाल जो यूनिवर्सिटीज की पॉलिसी आई उसमें कहा भी गया है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को हम अलाउ करेंगे आने के लिए, और वो अपने हिसाब की फी चुन सकती हैं, अपना स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकती हैं। तो उस लिहाज से और साथ ही साथ गिफ्ट सिटी में यूनिवर्सिटी जो खुल रही है इसके लिए बड़ा स्टेप माना जा रहा है। आगे इसमें और डिस्कशन आएगा तो आगे हम देखेंगे। Now portal open for complaints against decisions of social media platform। एक पोर्टल को ओपन किया गया है आईटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन ट्यूसडे के द्वारा, GAC मतलब ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी बनाई गई है आईटी रूल्स 21 के अंदर। आईटी एक्ट नहीं रूल्स है, उसी के अंदर ये जो कोड ऑफ एथिक्स बनाए गए थे उसके अंदर इस GAC को गठित किया गया, जिसमें जो भी कंज्यूमर्स हैं अपनी समस्याओं को लेकर के कंप्लेन कर सकते हैं, जिसमें उनके सेक्शन 14, 19 और 21 के तहत अगर कोई वायलेशन होता है उनके राइट्स का तो वो जा सकते हैं। जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को स्पेशल जगह दी गई है कि जिसमें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर वो अपने स्पीच को एक्सप्रेस करना चाहते हैं 14, 19, 21 के तहत तो उनको अलाउ करना पड़ेगा, और उस केस में जो चीजें उनके इस प्लेटफॉर्म पे बैन है उसको भी अलाउ बैन का मतलब है इन सेक्शन के तहत अगर कोई अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना चाहता है तो कर सकता है, और अगर किसी भी कस्टमर को ये कंज्यूमर को ये लगता है कि वायलेशन ऑफ लॉ है तो वो यहाँ कंप्लेन कर सकता है। Now, the IT Ministry had indicated that it is working on a Digital India bill to give a firmer statutory backing to the IT rules, और ये IT rules को एक सपोर्ट देने के लिए बहुत जल्द डिजिटल इंडिया बिल भी पार्लियामेंट में पेश होगा। नाउ तेहरान से न्यूज है कि इन ईरान इंडेंजर्ड एशियाटिक चीता, जो एशियाटिक चीता के जो अलग अलग कवरेज है पूरे विश्व में, ईरान में भी पाए जाते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए न्यूज क्या है कि वहां पे एक 10 महीने का जो कब है जो एशियाटिक चीता का एक आगे कहना चाहिए एक लास्ट सैंपल था वो भी अब डेड हो गया या मर गया है, जिसकी वजह से ये न्यूज बनी है। ईरान ओनली एशियाटिक चीता कब डाइड ड्यू ट्यूसडे डिस्पाइट डेज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर की वजह से। और पहले भी जो कोलकाता जो कूनो नेशनल पार्क में जो चीता लाए गए थे अफ्रीका से, उनमें भी कुछ चीतास को किडनी फेलियर देखा गया पहले, तो आई थिंक ये जो बीमारी है इनमें प्रिवेल करती है। नाउ पिरोज 10 months old had been the only survivor of 3 endangered चीता, क्योंकि इंडेंजर्ड स्पीशीज है चीता, उसमें से सिर्फ एक ओनली सर्वाइवर था जिसकी डेथ हो गई। नाउ ये जो प्री के मतलब ये तो समझ ही रहे हैं कि हम प्री के पर्पज से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि तेहरान से न्यूज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडेंजर्ड स्पीशीज है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज है श्रीलंका से। श्रीलंका बैन स्ट्राइक्स अहेड ऑफ मास प्रोटेस्ट, जिसमें अभी जो वहां पे बहुत मास प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स हो रहे हैं श्रीलंका में। हम सब जानते हैं कि डेट की वजह से श्रीलंका जूझ रहा है, जिसमें IMF का बेल आउट उनको मिला है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है। तो फिलहाल के लिए अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट डबल्ड इनकम टैक्स एंड इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को बढ़ाने की वजह से वहां पे मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और साथ ही साथ उनका ये क्यों करा गया है, क्योंकि IMF की बेल आउट की कंडीशन के आधार पर उनको करना जरूरी है, और इसी वजह से वहां पे मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और
जिसमें वहां के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी ब्लॉक कर दिया गया है। ये न्यूज कई दिन से आ रही है। समझने वाली बात यह है कि आईएमएफ का जो बेल आउट है वो सिर्फ ऐसे नहीं मिलता कि आपको मिल गया अपने देश को आप रिकवर कर लीजिए, नहीं। जब भी आप आईएमएफ का बेल आउट लेते हैं तो कुछ कंडीशनैलिटीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है देशों को। इसी के साथ पाकिस्तान के ऊपर भी आईएमएफ ने कुछ कंडीशनैलिटीज को इम्पोज किया है, जिसकी वजह से उन्होंने वहां पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को और कुछ टैरिफ्स को बढ़ाया है। क्योंकि जो आईएमएफ का बेल आउट उनको मिला है श्रीलंका को by 3 times as part of measures to qualify for 2.9 million support package from the IMF। इसको क्वालिफाई करने के लिए श्रीलंका को ये इम्पोज करना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया ईयू फ्री ट्रेड पैक्ट विल बी गेम चेंजर। इंडिया और ईयू के बीच जो फ्री ट्रेड पैक्ट हुआ है वो गेम चेंजर होगा, ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने इस बात को मेंशन किया। एफटीए नेगोशिएशंस क्लियर हो गई हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि जो समय है वो ट्रेड को बढ़ाने का समय है, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन काफी वॉलेटाइल है देशों के बीच, सभी चाह रहे हैं कि अपने एक्सपेंशन को, अपने ट्रेड एक्सपेंशन को आगे लेकर के आए। उसके साथ ही साथ 9000 जन औषधि केंद्र को खोला गया। ये मिनिस्टर जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने इस बात को क्लियर किया। और ये जन औषधि केंद्र में ये 8 साल पुरानी स्कीम है, फिर से कंटिन्यू हो गई है। आर प्राइस, इसमें जो मेडिसिन होती हैं 50 से 90% लोअर प्राइस से मिलती हैं। जो जन आरोग्य और जन औषधि सेंटर्स जो बनाए गए, जन आरोग्य में भी ऐसी कोई सुविधा पहले मिलती थी, लेकिन अब फिलहाल जो जन औषधि केंद्र को ओपन फिर से आगे और बढ़ाया जा रहा है, जिसमें और सेंटर्स खोले जा रहे हैं। गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, जिसको आप मेंस के पर्पस से आप यूज कर सकते हैं। प्री के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा। इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है इंडिया का 3rd मून मिशन के लिए, जो टेस्ट था वो क्लियर कर लिया है, मतलब उसको क्लियरली एग्जीक्यूट कर पाई है इसरो। ये सेकंड मिशन होगा चंद्रयान 2 के बाद। इसरो हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट। ध्यान दीजिएगा, हॉट टेस्ट ऑफ द CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि क्रायोजेनिक का मतलब होता है ठंडा, राइट। सो सबसे बड़ी चीज क्या होती है किसी भी यान को ऊपर ले जाने के लिए कि उनके पास फ्यूल होना चाहिए। तो फ्यूल के दो टाइप होता है। एक तो हॉट फ्यूल आप ले जा सकते हो, उसको बस्ट किया और उसको चला के आगे निकल गए। एक होता है कोल्ड, जिसको कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन, जो हमारा देश बना चुका है। तो क्रायोजेनिक इंजन का हॉट टेस्ट किया गया है, वो सक्सेसफुल हुआ है। दैट विल पावर द क्रायोजेनिक अपर स्टेज ऑफ LV-M3 लॉन्च व्हीकल फॉर द चंद्रयान 3 मिशन। ध्यान दीजिएगा कि फ्यूल को किस कैपेसिटी में कैसे ऊपर ले जाया जा सके, जिससे उनका जो यान है वो काफी समय तक ऊपर रहे। तो 2 ही तरीके हैं, कोल्ड तो हमारे पास है, हॉट टेस्ट को सक्सेसफुल किया गया है। ठीक है, नाउ समझते हैं कि LV-M3 का पहले भी सवाल बन चुका है, न्यूज में चल रहा है, फिर पूछा जा सकता है। ये क्या है? प्राइमरली डिजाइन टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इसको यूज किया जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। और CE-20 पूछा जा सकता है प्री में क्या है। CE-20 इज अ क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, डेवलप्ड बाय द लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, a subsidiary of ISRO। ठीक है, इट हैज बीन डेवलप्ड टू पावर द अपर स्टेज ऑफ द LV-M3। LV-M3 की अपर स्टेज को क्वालिफाई करने के लिए CE-20 को बनाया गया, लेकिन इसके 2 टेस्ट होते हैं, हॉट एंड कोल्ड। क्योंकि क्रायोजेनिक तो ऑलरेडी अपने आप में कोल्ड प्रोपल्शन या फ्यूल को ले जाने के लिए की क्षमता रखता है। सो इसलिए अब उसका हॉट टेस्ट भी सक्सेसफुल हो गया है। तो अब चंद्रयान 3 के लिए ये बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है। ठीक है, नाउ द न्यूज ब्रॉडकास्टर डिजिटल एसोसिएशन NBDA जो एक प्राइवेट टेलीविजन संस्था है, ब्रॉडकास्टर्स की एसोसिएशन है, उसने कुछ चैनल्स के कंटेंट्स पे रोक लगाई है, जिसमें से कुछ चैनल के नाम लिखे भी हुए हैं। तो NBDA क्या है? एक रिप्रेजेंट एज अ प्राइवेट टेलीविजन न्यूज करंट अफेयर्स एंड डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स का एसोसिएशन है, जिसमें 26 लीडिंग न्यूज करंट चैनल्स को इसमें आते हैं, और साथ ही साथ प्रेजेंट्स अ यूनिफाइड एंड क्रेडिबल वॉइस बिफोर द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स दैट अफेक्ट द ग्रोइंग इंडस्ट्री। न्यूज तो ये थी कि इन्होंने कुछ टीवी प्रोग्राम्स के एथिक्स को जो उन्होंने वायलेट किया, उसके लिए इसको रोका गया है। पर NBDA क्या है, हमको पता होना चाहिए। नाउ प्रोटॉन बीम थेरेपी आउट ऑफ रीच फॉर मेनी विद कैंसर। 2 तरह की थेरेपीज होती हैं, प्रोटॉन एंड फोटोन। ठीक है, प्रोटॉन थेरेपी सिर्फ जो कैंसर क्योर करती है, कई तरह के कैंसर को क्योर करती है, वो अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के पास ही है, या अपोलो की चेन्स के पास ही है, और काफी महंगा टेस्ट होता है। इस बात को यहाँ हाईलाइट किया गया है। आज के समय में जब कैंसर का एक्सपोजर काफी लोगों के बीच में बढ़ रहा है, यंगस्टर्स में बढ़ रहा है, तो इस आर्टिकल में मेंशन करते हैं कि कुछ टेक्नोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल के पास जो प्राइवेटली रन संस्था है, उसके पास प्रोटॉन थेरेपी है, बीम थेरेपी, जिससे कैंसर को क्योर किया जा सकता है, लेकिन कुछ ही लोगों को मिल पाती है।
ना प्रोटॉन दो तरह की रेडियोथेरेपीज होती हैं, ध्यान दीजिएगा। ये फोटोन है, ये प्रोटॉन है। और सबसे ज्यादा कारगर होती है प्रोटॉन बीम थेरेपी, जिसमें आपके आपके जो भी जहाँ पे ब्रेन सॉरी जो कैंसर सेल्स होते हैं उसमें प्रोटॉन बीम्स को इंसर्ट करके उसको किल किया जाता है। फोटोन बीम अलग है और प्रोटॉन बीम अलग है, ठीक है। दोनों ही केसेस में आपके जो बीम्स को वहां पे ब्रेन, जहाँ पे भी ब्रेन में हो ट्यूमर हो या फिर आपके जहाँ भी कैंसरस सेल्स हो, उनको डेड किया जाता है। प्रोटॉन्स आर टाइनी पार्टिकल्स फ्रॉम द सेंटर एट एटम्स और फ्यूअर हेल्दी सेल्स डैमेज बाय द डीप। तो पहले जो डीएनए होते हैं, जो सैंपल्स होते हैं, उनको किल किया जाता है विच डैमेज डीएनए एंड किल्स कैंसर सेल्स को, ये मारते हैं, ठीक है। बीम थेरेपी हम समझते हैं कि रेस की तरह दिमाग में या आपके आपके ऑर्गन में इंसर्ट किया जाता है, उसके बाद वहां पे जितने भी सेल्स हैं कैंसर के उसको भी डेड किया जाता है। नाउ इसके थोड़ा और एक्सपोजर अगर लें तो प्रोटॉन क्या है, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विद हाई एनर्जी दैट कैन डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स को डेड करने की क्षमता होती है। प्रोटॉन थेरेपी इज अ काइंड ऑफ रेडिएशन थेरेपी होती है, जैसे कि कैंसर का वैसे भी इलाज रेडिएशन के थ्रू ही माना जाता है, जैसे कीमोथेरेपी हम सुनते हैं, कीमोथेरेपी में भी यही चीज होती है, रेडिएशन को कर करके उस सेल को डेड किया जाता है। तो प्रोटॉन थेरेपी उसी में से एक है। प्रोटॉन थेरेपी सिस्टम्स आर ह्यूज, अ फ्यू स्टोरीज टॉल, मोस्ट ऑफ द मशीनरी इज बिल्ट बिहाइंड वॉल्स एंड नॉट विजिबल टू द पेशेंट। ये मशीन जैसे एमआरआई की मशीन होती है, उसी तरीके से दीवार में मशीन लगी हुई होती है, उसके बाद उससे रेस को लेकर के क्लियर किया जाता है आपके कैंसर सेल्स को। बट ये कॉस्ट काफी, जो मशीन काफी कॉस्टली होती है, सभी अस्पतालों के पास ये नहीं है, और सरकार अगर इसे अडाप्ट करती है तो बड़े लेवल पे कैंसर पेशेंट्स को आराम मिल सकती है। प्री के पर्पज से प्रोटॉन फोटोन पूछा जा सकता है, तो उसको आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल स्वीटनर एरिथ्रिटॉल। एक शब्द है, देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनर से कई नाम है, लेकिन एरिथ्रिटॉल भी उनमें से एक ही नाम है। शुगर फ्री हम समझते हैं, स्टीविया समझते हैं, तो उनमें स्टीविया कई तरह के स्वीटनर पड़े होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो आपको शुगर देते हैं। और आजकल जो मीठा मीठा बहुत बिकता है बाजारों में, उनमें भी आर्टिफिशियल स्वीटनर पड़े होते हैं। स्टडी कहती है कि ज्यादा से ज्यादा इस तरह के स्वीटनर्स को कंज्यूम करने से आपको हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है, कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ऐसी स्टडी पहले आ चुकी है। इस स्टडी में ये मेंशन है कि अगर आप एरिथ्रिटॉल नाम की शुगर का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, जो फास्ट फूड्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो बाजारों में बिकते हैं, बच्चे से कंज्यूम करते हैं, तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है और डायबिटीज जैसी बीमारियां भी बढ़ती हैं। तो ये शब्द याद रखिएगा, हो सकता है प्री में पूछा जा सकता है। नाउ ये था हमारा आज का डेली न्यूज एनालिसिस। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यस तो गिव मी अ बिग थम्स अप, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए टॉपिक्स जो अभी आते रहते हैं न्यूज में, मैं उसको एक्सप्लेन करूं डिटेल में, तो मुझे कमेंट बैक जरूर करिएगा, ताकि मैं और अच्छे कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर कर सकूं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए।